हेलो दोस्तों, आपने भारतीय शासन अधिनियम का संविधान के विकास के क्रम में आपने चार्टर एक्ट को एक बार में पढ़ा। भारतीय शासन अधिनियम का आपने पहला पार्ट पढ़ लिया। आज दूसरा पार्ट हम अध्ययन करने वाले हैं संविधान के विकास के क्रम में भारतीय शासन अधिनियम का दूसरा पार्ट हम देखने वाले हैं। जी हाँ, दूसरा पार्ट हम देखने वाले हैं। और आज इस दूसरे पार्ट में हम 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम को देखेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 50% संविधान के विकास में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बाकी 50% संविधान के विकास में इसके पहले जो मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से संभावना है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा जो संविधान के विकास में प्रश्न पूछे जाते हैं वो केवल 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम और 1947 के अधिनियम से ही पूछे जाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए आज हम भारतीय शासन अधिनियम की जो चर्चा करेंगे वह 1919 के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। और 1909 का अधिनियम तो आपने पढ़ लिया था, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है वह है 1919 का अधिनियम। जी हाँ, 1919 का अधिनियम जिसको हम मॉन्टेग्यू, जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो 1917 में आया था, लेकिन इसको हम अधिनियम के रूप में कब जानते हैं? 1919 का अधिनियम, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1917 में आया था। अधिनियम कब बना? 1919 का अधिनियम। देखिए मित्र, इस अधिनियम से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। उस सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। क्लियर? अब आते हैं, हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम से कहाँ कहाँ प्रश्न बनते हैं। अब देखिए मित्र, जैसा कि 1919 के अधिनियम और 1909 के बीच में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी भी आ चुके थे। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का आंदोलन भी चलाया गया था। इसके बीच लखनऊ पैक्ट भी हुआ था या लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था। इसके अलावा होम रूल आंदोलन भी चलाए जा रहे थे और इसी दरमियान प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। तो तमाम प्रकार की आंतरिक दबाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पर था। इन्हीं को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 के अधिनियम में ढेर सारे प्रावधान किए गए थे, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अंग्रेज़ों का हमेशा ये था कि अधिनियम में वो सारी बातें कही जाएं जिससे कि हमारा हित ही हो और लोगों का तुष्टिकरण हो। तो आइए देखते हैं 1919 के अधिनियम में क्या क्या चीज़ें लाई गई थी। पहली चीज़ आप जान लीजिए, 1919 के अधिनियम में यहाँ पर महिलाओं को, जी हाँ, महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट, कि महिलाओं को मत देने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया। क्लियर? दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि इस अधिनियम को उत्तरदायित्व शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरदायी शासन के अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है, 1919 के अधिनियम को। क्लियर? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगला पॉइंट देखेंगे, जो तीसरा पॉइंट बन जाएगा इसमें ये देखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन, जी हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। चौथा पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक का मतलब, जैसा कि आप जानते थे कि एक गवर्नर जनरल के सहायता देने के लिए केंद्र में एक परिषद होती थी, जिसे आप विधान परिषद के नाम से जानते थे। तो विधान परिषद को यहाँ पर नाम दिया गया उच्च सदन बोले तो राज्यसभा की नींव यहाँ पे पड़ गई। अगला जो द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पे किया गया वो आया विधानसभा।
विधानसभा बोलें तो केंद्र में जिसको आप लोकसभा कहते हो, तो विधानसभा तो इस समय आप राज्य में कहते हो, लेकिन 1919 के अधिनियम में विधानसभा किसे कहा जाता था? केंद्र में कहा जाता था, जिसको हम किस सदन के नाम से जानते हैं? तो निम्न सदन। यानी कि ये द्विसदनात्मक व्यवस्था पहली बार 1919 के अधिनियम में लाया गया था। क्लियर? द्वैध शासन एक तरीके से उत्तरदायित्व शासन की ही बात करता है। इसमें द्वैध शासन का मतलब कि गवर्नर के जो पास होती थी दो शक्तियाँ होती थी। अब ये क्या क्या है देखिए, गवर्नर के पास एक आरक्षित शक्ति होती थी, आरक्षित शक्ति होती थी, और एक शक्ति जो होती थी वह हस्तांतरित होती थी, हस्तांतरित शक्ति होती थी। ठीक है, यानी कि जो संवेदनशील विषय होते थे, जो संवेदनशील जैसे विषय होते थे, उस पर कानून बनाने का या निर्णय लेने का जो अधिकार होता था वह गवर्नर के पास होता था। किसके पास? गवर्नर के पास होता था। जो प्रांत के गवर्नर होते थे उनके पास होता था। क्यों? क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। यही आगे चलकर 1935 में किसके पास हो जाती है? केंद्र के पास हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए, गवर्नर के पास कौन कौन से विषय होते थे आरक्षित में? न्याय हो सकता है आपसे पूछ दे, वित्त और पुलिस, न्याय, वित्त, पुलिस और राजस्व, ये सारी जो विषय हैं ये किसके पास होते थे? ये आरक्षित विषय होते थे जो गवर्नर के पास होते थे। यानी कि जो गवर्नर के परिषद होते थे, जो उनके सहयोगी होते थे कार्यकारिणी, उनके पास होते थे। इसके बाद हस्तांतरित उनके पास होते थे, जैसे भारतीय परिषद के पास ये होते थे। यानी कि भारतीय परिषद, जो भारतीय लोग होते थे उनके पास ये होते थे, और उनको जो दिया गया था, जैसे मुद्दा होता है, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो वहाँ पर ये होते थे तो उनके पास कौन थे? जैसे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का विषय भारतीय परिषद के पास होता था। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारे विषय किसके पास होते थे? ये भारतीय परिषद के पास होते थे। और ये अपने कार्यों के प्रति किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे? ये अपने कार्यों के प्रति भारतीय परिषद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे वो गवर्नर के प्रति क्या होते थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय परिषद के द्वारा अगर कुछ तरीके के इस तरीके का कानून बना दिया जाए जिससे कि अराजकता की स्थिति हो जाए, तो वह इनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? गवर्नर की होती थी। जैसे आप ये तरीके से समझिए, जैसे हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो उस तरीके की संसदीय व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर संसदीय व्यवस्था कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखाई देती है। किसके माध्यम से? इस प्रांत में द्वैध शासन के माध्यम से या उत्तरदायित्व शासन के माध्यम से आपको संसदीय व्यवस्था की लक्षण भी यहाँ पर दिखाई देखने को मिलती है। क्लियर मित्र? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे विधान परिषद उच्च सदन लिखा हुआ है, इस चीज़ को यहाँ विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप देखे होंगे। क्लियर? नोट कर लिए होंगे। एक और पॉइंट इसमें आप नोट कर लीजिए कि 1900 अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि लोक सेवा आयोग का गठन भी 1926 में किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1909 के अधिनियम में जहाँ सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की बात सिर्फ मुस्लिमों तक ही थी, वो 1919 के अधिनियम में ये चीज़ें यहाँ पर मुस्लिमों के अलावा सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का और विस्तार कर दिया गया। यानी कि इसका विस्तार 1919 के अधिनियम में ज़्यादा देखने को मिलता है 1909 के कंपैरिजन में। यहाँ पर सिखों के लिए भी सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की बात कही गई, और इसके अलावा मुस्लिम तो ऑलरेडी अपनी मांग करते चले आ रहे थे। और यही कारण था कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो पृथक निर्वाचन की बात की जा रही थी, जिससे कि आंतरिक यूनिटी नहीं बन पाती थी, और यूनिटी न बनने के कारण भारतीयों का अंग्रेज़ों पर पूरी तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव नहीं हो पाता था। क्लियर? ये बातें अब वो लोग ये कहते थे कि पहले आप अपने में सुलझाइए तो उसके बाद हम चीज़ें लेकर आएँ।
तो परिणाम ये हुआ कि जो ये 1919 के अधिनियम में जो सारी चीज़ें लाई गई, 1919 के अधिनियम में जो सारी चीज़ें लाई गई वह भारतीय लोगों को नामंजूर थी। तो उसके बदले में 10 साल के बाद साइमन कमीशन का आना था, जो 1919 में आते हैं। 1919 के बाद 1929 में साइमन कमीशन को आना था, लेकिन उसके पहले आ जाते हैं, जिसके द्वारा भारतीयों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उसका विद्रोह किया जाता है। उसी विद्रोह के दरमियान लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और उसी दरमियान नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम, गोलमेज का सम्मेलन का होना, पूना पैक्ट का होना, ये तमाम प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं के घटने के बाद एट लास्ट में 1935 का अधिनियम आता है। जैसा कि मैं पहले कहा कि जो भी अधिनियम आता है उसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान के विकास को पढ़ने के समय आपको ऐतिहासिक घटनाओं के भी बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं इतना इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चा अगर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा हो तो वह इस अधिनियम में जो बातें लाई जा रही हैं उसके पहले ऐतिहासिक घटनाओं पर भी अपनी नज़र डाल लें। और आज भी होता है कि जो भी संविधान में बदलाव लाए जाते हैं उसके पीछे समाज में घटने वाली घटनाएं ही मुख्य कारण होती हैं। ठीक वैसे भी हुआ करता था। ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें आप जानते रहिएगा। तो 1919 के अधिनियम में इतनी सारे बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, पृथक के आधार पर निर्वाचन का विस्तार, महिलाओं को मत देने का अधिकार, लोक सेवा आयोग की स्थापना करना, उत्तरदायित्व शासन की प्रणाली को स्थापित किया जाना, ये सारे 1919 के अधिनियम में लाया गया। और स्थानीय स्वशासन का एक तरीके से भी इसमें थोड़ी सी चर्चा कर देना, ये भी ये चर्चा हुई। और संसदीय व्यवस्थाएं के लक्षण भी इसी अधिनियम में अच्छे तरीके से दिखाई देती है। क्लियर। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अधिनियम के नाम से जानते हैं। आइए मित्र, अब हम चर्चा कर लेते हैं। जो अगला है वह है 1935 का अधिनियम। जी हाँ, 1935 का अधिनियम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 1935 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम के बीच में कई प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएं घटी और उसी के उपरांत 1935 का अधिनियम बनकर तैयार हुआ। आइए देखते हैं कि 1935 अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। 1935 के अधिनियम की जो विशेषताएं थी उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा और नोट भी करिएगा। ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। देखिए, पहली चीज़, यहाँ पर केंद्र में, जी हाँ, यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। अब ये लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्र में यहाँ पर आती है, केंद्र में, राज्य में भी स्थापित की जाती है। और इसके लिए एक और पहली बार अखिल भारतीय सेवा का भी सृजन यहाँ पे किया जाता है 1935 के अधिनियम में। सारे पॉइंट नोट करते जाइए। और एक विशेषता और थी कि यहाँ पहली बार दलितों व महिलाओं के लिए भी निर्वाचन का क्या किया गया, निर्वाचन का उपबंध किया गया, निर्वाचन का उपबंध किया गया। दलितों और महिलाओं के लिए निर्वाचन का उपबंध 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। ये पॉइंट याद करिएगा। अगला पॉइंट आप देखिएगा मित्र कि यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया। और यहाँ पर प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर लाया क्या गया, यहाँ पर प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि वही विधान परिषद और विधानसभा
जो केंद्र में 1919 के अधिनियम में था, अब वही चीज़ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, जो कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन नहीं था, उसको लाया कब गया? 1935 में। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 1935 के प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, तो 1935 के अधिनियम के तहत मित्र 11 प्रांत थे उस समय, और इन 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो द्विसदनात्मक व्यवस्था किन किन प्रांतों में थी उसको नोट कर लीजिएगा। पहला, बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई। ये 6 वो प्रांत थे जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, असम, ठीक है, ये और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत बोले तो यूपी वाला क्षेत्र, ठीक है, ये 6 प्रांतों में थी। इसके अलावा जो 5 प्रांत और थे, जैसे 5 प्रांत और कौन कौन थे? इसके अलावा जो 5 प्रांत थे, जैसे उसमें पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत ये थे। इसके अलावा आपका उड़ीसा भी था, उड़ीसा वाला क्षेत्र ये आपका था। तो ये कुछ ऐसे थे, जैसे सिंध ये भी था, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत ये था, और आपका कौन था? और आपका एक मध्य प्रांत था। तो मध्य प्रांत, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और आपका उड़ीसा, ये जो प्रांत थे ये अन्य प्रांत थे। कुल मिलाकर 11 प्रांत थे, और द्विसदनात्मक व्यवस्था जो अभी मैंने बताया 6 प्रांत, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास, द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। 11 प्रांत थे इस समय। अब देखते हैं अगला यहाँ पर, जैसे आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था, ये याद करिए। अगला, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। और जो भारतीय परिषद का गठन कब हुआ था बताइए? भारतीय परिषद जो था इसको इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। और भारतीय परिषद का गठन जो किया गया था, ये सचिव के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, इनको समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। और ये आया कब था? 1858 के अधिनियम में। आया कब था? 1858 के अधिनियम में, जिसको समाप्त कब किया गया? 1935 के अधिनियम में। क्लियर? ये 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1935 के ही अधिनियम में कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इस पर भी आप ध्यान करिए। और वो कौन कौन से हैं? पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि 1935 के अधिनियम को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? 1935 के अधिनियम को भारत को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़, इस समय लगभग 10 अनुसूचियाँ थी और 321 धाराएं थे। 321 धाराएं थे और अनुसूची की संख्या कितनी है? 10 है। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। क्लियर मित्र? और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट तो आप नोट ही कर लिए होंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विषयों का बंटवारे की भी बात की गई है। किसकी बात की गई? विषयों का बंटवारा। तो विषयों के बंटवारे के संदर्भ में देखेंगे मित्र, तो विषयों का बंटवारा जो है यहाँ पे किया गया है। और ये विषयों का बंटवारा 3 विषय सूची बनाई गई। और वो 3 विषय सूची कौन कौन से हैं? एक थी संघ सूची, जिसे आप केंद्र सूची भी बोलते हो, और एक है राज्य सूची का विषय, और एक है समवर्ती सूची का विषय। तो ध्यान से सुनिएगा, संघ सूची में जो विषय थे इस समय 59 विषय थे। राज्य सूची में जो विषय थे इस समय
संघ सूची में 59, राष्ट्र सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 थे। क्लियर। अब यही चीज़ आप देखेंगे, जो यहाँ पर विषय आप देख रहे हो, यही चीज़ जब संविधान मेरा लागू हुआ तो आगे चलकर 97 विषय संघ सूची में, राष्ट्र सूची में 66 विषय और 47 विषय समवर्ती सूची में हैं। और प्रेजेंट टाइम में 97 जगह पे आज 100 सूची के विषय हो गए हैं, और जो यहाँ पे 66 है ये 61 विषय हो गए हैं, और जो समवर्ती सूची में 36 47 है, वर्तमान में कुल कितने हो गए? 52 हो गए हैं। तो जो विषयों की बात की गई थी, विषय का मतलब ये कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, और वे कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बना सकती है। क्लियर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी के साथ हम 1947 के अधिनियम पर भी चर्चा कर लें। हालांकि वीडियो कुछ लंबा होगा, लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट आता होगा तो लंबी भी चीज़ छोटी हो जाती हैं। आइए 1947 का अधिनियम देखिए मित्र, 1947 का अधिनियम में अगर देखें तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय शासन के अधिनियम का जो लास्ट अधिनियम है वो 1947 का अधिनियम है, या संविधान के विकास के चरण का अंतिम अधिनियम किसको कहा जाता है? तो 1947 का ही कहा जाता है। 1947 का अधिनियम। अब देखिए 1947 के अधिनियम में कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, वो जरा पॉइंट टू पॉइंट सुनते जाइए। देखिए 1947 के अधिनियम में पहली बात ये कही गई कि इस अधिनियम को पहले सुन लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून 1947 को ये चीज़ें तैयार की जाती हैं और उसके बाद उनकी योजनाएं आती हैं। 18 जुलाई को विधेयक पास होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया जाता है? आज़ाद कर दिया जाता है। तो उसी के संदर्भ में जो 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया था उसमें क्या क्या बातें थी। हालांकि ये जानने की भी चीज़ है। पहला चीज़, जो भारतीय सचिव का पद था, जी हाँ, भारतीय सचिव का जो पद था वो पद यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय सचिव का पद का सृजन कब किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए 1858 के अधिनियम में। क्लियर। इसके बाद देखते हैं कहा गया कि 1947 के अधिनियम में ये कहा गया कि इस अधिनियम के तहत भारत को 2 अधिराज्यों में बांटा जाएगा। डोमिनियन स्टेट में 2 अधिराज्यों में बांटा जाएगा और 2 अधिराज्य कौन कौन से होंगे? एक भारत और एक कौन होगा? पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान की अपनी अलग अलग संविधान सभा होगी और ये सभा अपने राज्यों के लिए क्या करेंगे? अलग अलग कानून का निर्माण करेंगे या संविधान का निर्माण करेंगे। अलग अलग सभाएं अलग अलग संविधान का निर्माण करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह भी कहा गया कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वो 1935 के अधिनियम के तहत शासन को चलाया जाएगा, शासन को चलाया जाएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा जो होगी वो विधान मंडल के रूप में कार्य करेगी। अब विधान मंडल का मतलब ये है कि अभी भी भारत को संप्रभुता नहीं मिली है। आज़ाद हो गए लेकिन संप्रभुता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने जो अभी कानून बनाए 1935 के अधिनियम के तहत, उसके अकॉर्डिंग अभी इनका शासन चल रहा है। तो इसका मतलब वाह दबाव के आधार पर चल रहा है। तो अभी संप्रभुता तो पूरी तरीके से तो नहीं मिली है, इसलिए इनको विधान मंडल के रूप में जाना जाता है। हाँ, अंग्रेजों के द्वारा 1947 के अधिनियम में ये जरूर कह दिया गया था कि जो ये विधान मंडल होगी ये
कार्य करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी। इस पर किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार का दबाव नहीं होगा। यानी कि अपने देश के लिए कैसा संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसके मामले में ये पूरी तरीके से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन जब तक निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तब तक ये इनकी संप्रभुता ब्रिटिश हाथों में होगी। लेकिन 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो। क्लियर? ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि ये विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद 1947 के अधिनियम के तहत आपको एक चीज़ और याद करना होगा कि 1947 के अधिनियम के तहत ये कहा गया कि जो भारत का वायसराय का पद है, अब वह वायसराय का पद किस में तब्दील हो जाएगा, गवर्नर जनरल में। गवर्नर जनरल में ये पद तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विदेशी कौन था और अंतिम कौन था? तो दोनों के संदर्भ में माउंटबेटन होगा। विदेशी प्रथम और अंतिम कौन था? तो दोनों के संदर्भ में माउंटबेटन होगा। लेकिन अगर भारतीय के संदर्भ में पूछ दिया जाए कि कौन प्रथम और अंतिम थे, तो श्री राजगोपालाचार्य कौन होंगे? तो विदेशी के मामले में प्रथम और अंतिम कौन होंगे? प्रथम और अंतिम माउंटबेटन होंगे। कौन होंगे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और जो भारतीय होंगे वो कौन होंगे? वह होंगे श्री राजगोपालाचार्य। क्लियर? और इसी अधिनियम के तहत सीमा आयोग का भी गठन किया गया था। 1947 के तहत सीमा आयोग का भी गठन किया गया था 1947 के अधिनियम के तहत। और 1947 के अधिनियम के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भी किया गया। क्लियर? आगे चलकर जब संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है, तब वहीं से विधानमंडल, अब विधानमंडल जब लागू हो जाता है संविधान, तो भारत पूरी तरीके से अपने आप में क्या हो जाता है, संप्रभुत्व हो जाता है। अब ये अधिराज्य रूप में न होकर अब ये राज्य के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने संविधान के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो पढ़ा और समझा। ठीक है मित्र, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि वीडियो मेरा थोड़ा सा फास्ट जरूर था, लेकिन वो सारे प्रश्न यहाँ पे चर्चा कर दिए गए हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर आते रहते हैं। वो सारे प्रश्न को यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है मित्र, संविधान के विकास में कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिसको समझना है आपको। जैसे भारत का सचिव, भारतीय परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, ये बहुत सारे शब्द संविधान के विकास में आपको सुनने को मिलता है। तो इसके लिए मैं एक संक्षेप में वीडियो आपको या आपके सामने लेकर फिर मैं आऊँगा, जिससे कि संविधान के विकास में एक संवैधानिक व्यवस्था की एक समझ आपको हो जाए। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तो इसी के साथ मित्रों, जय भारत, जय हिंद।